गुजरात सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री मीडिया के लिए मीडिया नहीं रहेगी तो सारे देश भर में आपका संदेश कैसे जाएगा मेरे बहनों भाइयों। इसलिए मीडिया को रहने दीजिए। आप चाहते हैं ना कि आपके प्यारे मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई का संदेश केवल हिंदुस्तान में ही नहीं सारी दुनिया में जाना चाहिए, तो मीडिया को खड़े रहने दीजिए। गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में गुजरात को इस हिंदुस्तान के विकास के मामले में एक मॉडल स्टेट के रूप में खड़ा करने का काम किया है, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई और संसद में राज्यसभा में बराबर हिंदुस्तान की जनता की आवाज को बुलंद करने वाले और साथ ही साथ कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में बराबर करारा प्रहार करने का जिन्होंने काम किया है, ऐसे मान्यवर अरुण जेटली जी, गुजरात के प्रभारी श्री बलबीर जी पुंज और यहां के पूर्व प्रभारी श्री ओम माथुर जी, यहां के प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम जी रूपाला, यहां उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, एक बार इस गुजरात की पावन धरती जो स्वामी नारायण की कर्मभूमि है, उस धरती पर मौजूद आप सभी बहनों भाइयों का शीश झुकाकर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सभी जानते हैं कि इस समय सारे देश में स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती मनाई जा रही है और नरेंद्र भाई ने पूरे गुजरात में इस यात्रा को प्रारंभ करने का जो फैसला किया है, वह स्वामी विवेकानंद के नाम पर ही एक विकास यात्रा निकालने का फैसला किया है, ताकि गुजरात की रहने वाली जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित किया जा सके। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आज ही के दिन 11 सितंबर 1893 में भारतीय संस्कृत की ध्वज पताका को अंतर्राष्ट्रीय जगत में फहराने का काम यदि किसी ने किया था तो स्वामी विवेकानंद ने ही किया था। और उसी स्वामी विवेकानंद ने शरीर त्यागने के 1 साल पहले यानी 1901 में जब वह अमरनाथ यात्रा पर गए थे, तो अमरनाथ यात्रा पर जाते समय उन्होंने कहा था कि मैं यहां की अमरनाथ की गुफा में बैठकर मैं साधना करूंगा और मैं यह देखने की कोशिश करूंगा कि भारत का भविष्य कैसा है। अमरनाथ की गुफा से निकलने के बाद स्वामी विवेकानंद ने कहा कि गुफा में साधना के दौरान जो कुछ भी हमने अनुभव किया है, उस आधार पर मैं यह महसूस करता हूं कि हमारी यह भारत माता दिव्य शक्ति से युक्त होकर पूर्ण आभा के साथ आगामी 21वीं शताब्दी यानी 2001 आते आते निश्चित रूप से सारे विश्व का नेतृत्व करेगी और भारत माता 2001 आते आते सिंहनारूढ़ हो जाएगी। यह स्वामी विवेकानंद ने उस समय कहा। और बहनों भाइयों, आपने देखा कि जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था वह सच निकला। तो 2001 आते आते हमारे भारत की ख्यात अंतर्राष्ट्रीय जगत में फैल चुकी थी। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। चाहे वह आर्थिक मोर्चा रहा हो, चाहे वह कूटनीतिक मोर्चा रहा हो, अथवा वह सुरक्षा का मोर्चा रहा हो, अथवा भारत के मान सम्मान स्वाभिमान का सवाल रहा हो, सारे विश्व में भारत की चर्चा होने लगी थी। उसी समय आपने देखा होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे, 6 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहते हुए
एक दिन के लिए भी उन्होंने हिंदुस्तान में महंगाई को बढ़ने नहीं दिया था। देश की विकास दर तेजी के साथ बढ़ने लगी थी। डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया मजबूत होने लगा था। उस समय हिंदुस्तान की मजबूत होती हुई अर्थव्यवस्था को देखते हुए भारत ही नहीं, दुनिया के अर्थशास्त्रियों ने यह कहना प्रारंभ कर दिया था कि यदि ऐसे ही हिंदुस्तान में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चलती रही तो वह दिन दूर नहीं है कि 2020 आते आते भारत यह दुनिया का सबसे धनवान देश बन जाएगा, सबसे ताकतवर देश बन जाएगा। 2001 आते आते स्वामी विवेकानंद की घोषणा के आधार पर ही मैं कह रहा हूं, जहां पर भारत की साख सारे विश्व में बढ़ी, वहीं पर 2001 में ही आज के आपके मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई ने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी। और जब उन्होंने शपथ ग्रहण किया उस समय तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि गुजरात में क्या हालात होंगे, गुजरात का विकास किस हद तक होगा। लोगों के द्वारा आशंकाएं भी व्यक्त की जा रही थी, लेकिन 10 वर्षों का समय गुजर चुका है। 10 वर्षों में गुजरात के बारे में आज लोगों की धारणा केवल भारत में ही नहीं बल्कि सारे विश्व में कैसी बनी है, यह बताने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान तो मान ही चुका है कि विकास के मामले में इस हिंदुस्तान का मॉडल स्टेट यदि कोई है तो नरेंद्र भाई का गुजरात प्रदेश मॉडल स्टेट बन चुका है। और इस गुजरात के विकास की चर्चा केवल गुजरात राज्य में ही नहीं हो रही है बहनों भाइयों, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी गुजरात के विकास की चर्चा हो रही है। इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपके मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई ने आप गुजरात वासियों का मस्तक केवल हिंदुस्तान में ही नहीं ऊंचा किया है बल्कि सारी दुनिया में ऊंचा करने का काम आपके मस्तक को किया है किसी ने, तो आपके मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई ने किया है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद की का जो स्वप्न था कि भारत फिर से विश्व गुरु के पद पर आसीन होगा, यानी भारत तभी विश्व गुरु के पद पर आसीन होगा जब भारत धनवान भी होगा और ज्ञान और विज्ञान में विश्व का नेतृत्व करने वाला बनकर भारत खड़ा होगा, तभी वह सारे विश्व का नेतृत्व करेगा। स्वामी विवेकानंद की यह कल्पना थी कि भारत केवल धनवान होने से ही विश्व गुरु के पद पर आसीन नहीं हो सकता है, बल्कि धनवान होने के साथ साथ ज्ञान और विज्ञान में भी सारे विश्व का नेतृत्व करना चाहिए। उसी दिशा में इसे आगे बढ़ाने में सबसे अहम भूमिका निभाने का काम हिंदुस्तान में यदि कोई कर रहा है तो आपके मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई भी कर रहे हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि स्वामी विवेकानंद का वह स्वप्न कि भारत का विकास केवल भौतिक दृष्टि से ही नहीं होना चाहिए बल्कि भारत का विकास आध्यात्मिक दृष्टि से होना चाहिए। भारत के स्वामी विवेकानंद के इस सपने को साकार करने का बीड़ा यदि उठाया है तो आपके मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई ने उठाया है। इसलिए आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूं। और बहनों भाइयों, इस समय कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार जो दिल्ली में चल रही है उसके बारे में कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। वह देश को पीछे ले जाने का काम कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का मान मर्दन करने का काम कर रही है। जब से कांग्रेस की हुकूमत केंद्र में आई है तब से लगातार महंगाई बढ़ने का सिलसिला जारी है। आपके रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले तेजी के साथ गिरती जा रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए यदि इस देश की विकास दर 8.4% की सीमा तक पहुंच चुकी थी तो अपने 9 वर्षों के शासनकाल में इस कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार ने इस हिंदुस्तान की विकास दर को लाकर 5.5% तक सीमित करने का काम किया है। सारे विश्व में भारत की साख, भारत की प्रतिष्ठा
भारत की मर्यादा को चोट पहुंचाने का काम इस हुकूमत ने किया है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, इस सरकार को जाना चाहिए। और बहनों भाइयों, भ्रष्टाचार के मामले में तो इस सरकार ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। एक नहीं बल्कि 7-7, 8-8 भ्रष्टाचार के मामले इस कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार के शासनकाल में प्रकाश में आए हैं। 2G स्पेक्ट्रम का मामला आपने सुना होगा। कॉमनवेल्थ गेम, जिस कॉमनवेल्थ गेम के माध्यम से हमारे देश का नौजवान भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा करने की अपने दिल के अंदर ललक सजोए हुए था, उस कॉमनवेल्थ गेम में भी करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार इस कांग्रेस नेतृत्व की हुकूमत ने किया। आदर्श सोसाइटी घोटाला, हमारे और आपके परिवार का नौजवान जो अपने सीने का बटन खोलकर भारत की सीमाओं की रक्षा करता है, रक्षा करते करते शहीद हो जाता है, उन शहीदों की विधवाओं के लिए जो मकान बनाया जा रहा था, इन कांग्रेस के लोगों ने उसमें भी भ्रष्टाचार करने में कोताही नहीं की। अजीबोगरीब हालात इन्होंने देश में पैदा कर दिया है। अब तो इन्होंने कोयले में भी इतना बड़ा घोटाला कर दिया है कि आजाद भारत में जितने आज तक घोटाले हुए हैं, सबसे बड़ा घोटाला यदि कोई है तो वह कोयला घोटाला है, जिसे कोलगेट घोटाला कहते हैं। मैं कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं, कोलगेट तो दंत मंजन भी होता है। जिस कोलगेट के माध्यम से दांतों को चमकाया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस के दोस्तों समझ लेना कि तुम्हारा वाला कोलगेट यह दंत मंजन नहीं है, बल्कि यह घोटाला मंजन है। कांग्रेस का हिंदुस्तान की धरती से सफाया कर देगा। भारतीय जनता पार्टी ने संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बहन सुषमा स्वराज और राज्यसभा में भाई अरुण जी जेटली ने जिस प्रभावी तरीके से भ्रष्टाचार के मामले को उजागर करते हुए इस हुकूमत के ऊपर करारा प्रहार किया है। बहनों भाइयों, आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि संसद की कार्रवाई कई दिनों तक नहीं चल पाई। कुछ हमारे कांग्रेसी लोग, हमारे राजनीतिक विरोधी उंगली उठाते हैं, कहते हैं कि संसद में भ्रष्टाचार के सवाल पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चर्चा नहीं करना चाहती। लेकिन चर्चा यदि सार्थक हो, चर्चा यदि परिणामकारी हो, तो भारतीय जनता पार्टी चर्चा करने के लिए सदैव तैयार है। मैं प्रधानमंत्री जी आपसे जानना चाहता हूं कि यदि 2G स्पेक्ट्रम के मामले में यदि हम लोगों ने आपके ऊपर दबाव न बनाया होता, विंटर सेशन में संसद की कार्रवाई को स्थगित न किया होता, तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन नहीं हुआ होता। लेकिन उसके बाद ज्वाइंट पार्ला कमेटी तो गठित हुई ही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, जो इस देश की सबसे बड़ी अदालत है, उसने भी उसका संज्ञान लिया। और 2G स्पेक्ट्रम, आप जानते होंगे 2G स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? जो हवा में चलने वाली तरंगें, जिन तरंगों के माध्यम से आपकी मोबाइल काम करती है, उन तरंगों के आवंटन में भी 1 लाख करोड़ रुपए का घोटाला करने का काम किया है। तो केंद्र की सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की सरकार ने किया है बहनों भाइयों। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके 122 लाइसेंस पूरी तरह से निरस्त कर दिए। यदि भारतीय जनता पार्टी ने संसद के दोनों सदनों में दबाव बनाने का काम न किया होता, तो मैं समझता हूं कि ऐसे हालात पैदा न होते। आज पुनः नीलामी हो रही है और आपको जानकर खुशी होगी कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं है, बल्कि हम प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। हम एक जनता के प्रहरी के रूप में संसद में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हमारी भूमिका के कारण जो पुनः नीलामी 2G स्पेक्ट्रम की हुई है, सरकारी खजाने को 1.5 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। यह श्रेय यदि किसी को जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को जाता है। स्वतंत्र भारत की राजनीति में किसी प्रतिपक्षी दल ने इस प्रकार की प्रभावी और शानदार भूमिका का निर्वाह नहीं किया है, जिस तरीके की भूमिका का निर्वाह
भारतीय जनता पार्टी ने संसद के दोनों सदनों में करने का काम किया है। और कोलगेट के मामले में मैं ये कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने 3 मांगे रखी हैं। 145 कोल ब्लॉक जो आवंटित हुए हैं वह निरस्त किए जाने चाहिए। पूरे मामले की एसआईटी अथवा सभी राजनीतिक दलों की सहमति से जो भी जिस भी जांच एजेंसी पर मंजूरी बने उसके द्वारा इसकी जांच कराई जानी चाहिए और प्रधानमंत्री को भी त्याग पत्र देना चाहिए, क्योंकि जिस समय कोल ब्लॉकों का आवंटन हुआ है उस समय कोयला मंत्री यदि कोई था तो हम आज के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी थे। आपको इतना ही यकीन दिलाना चाहता हूं कि बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के सवाल को लेकर इस सरकार पर जो दबाव बनाने का काम कर रही है उसका परिणाम हिंदुस्तान की जनता को देखना होगा। 2014 का चुनाव भी आसन्न है लोकसभा का, लेकिन उसके पहले यदि चुनाव है तो गुजरात राज्य का चुनाव नवंबर महीने में होने वाला है। और आपको शायद यह लगता होगा कि गुजरात के चुनाव का महत्व केवल गुजरात वासियों के लिए है। बहनों भाइयों, ऐसा नहीं है। गुजरात के इस विधानसभा चुनाव को केवल गुजरात ही नहीं देख रहा, केवल हिंदुस्तान ही नहीं देख रहा, बल्कि टकटकी लगाए सारी दुनिया की नजर यदि कहीं पर है तो गुजरात के विधानसभा चुनाव पर है। बहनों भाइयों, आपके मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई का, आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मैं जानता हूं, मैं देख रहा हूं सारे गुजरात प्रदेश में जिस प्रकार का रेस्पॉन्स लोगों के द्वारा मुझे देखने को मिल रहा है कि पिछली बार विधानसभा में जितनी सीटों पर आपने विजय प्राप्त की थी, कहीं उससे अधिक सीटों पर, लगभग 150 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करके पुनः नरेंद्र भाई को मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात में स्थापित करेगी। आपने दूसरे राजनीतिक पार्टियों की सरकारें भी हिंदुस्तान में देखी। वेस्ट बंगाल में लंबे समय तक हुकूमत मार्क्सवादियों ने किया, उनकी सरकार आपने देखी, उन्होंने बंगाल को पूरी तरह से तबाह कर दिया। आपने लालू यादव की 15 वर्षों तक बिहार में सरकार देखी, उन्होंने बिहार को तबाह कर दिया। लेकिन नरेंद्र भाई अकेले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कि 10-11 वर्षों तक लगातार हुकूमत चलाकर यह दिखा दिया है कि यदि विकास की यात्रा हमने शुरू की है तो इस विकास की यात्रा को चरम पर ले जाकर ही मैं दम लूंगा। यह संकल्प यदि किसी ने लिया है तो आपके मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई ने लिया है। तो आज इतना ही अपील करना चाहता हूं कि बहनों भाइयों, गुजरात में जहां पर हमें शानदार विजय हासिल होगी, मुझे पूरा विश्वास है, और जिस दिन गुजरात में शानदार विजय हासिल हो गई तो फिर भारत की राजधानी दिल्ली में भी हमें अपनी विजय पताका फहराने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नरेंद्र भाई की इस विकास यात्रा के प्रति अपने शुभकामनाओं की अभिव्यक्ति करते हुए और पुनः विधानसभा के चुनाव में विजय हासिल करने की ईश्वर से प्रार्थना करते हुए और आप सभी का अभिवादन और अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।